अर्थव्यवस्था के मोर्चे से आई शानदार खबर। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी की रफ्तार 8.4%। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज और सरकारी खर्च में तेजी के चलते जीडीपी बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत जीडीपी दिखाती है भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत और क्षमता। 140 करोड़ भारतीयों का बेहतर जीवन और विकसित भारत बनाने में मिलेगी मदद। सौर ऊर्जा की दिशा में कैबिनेट का बड़ा फैसला। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मिली मंजूरी। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली का रास्ता हुआ साफ। 3 सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने का किया फैसला। 1 साल में बनेगी करीब 300 करोड़ चिप। किसानों को रियायती, किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता कराने के लिए कैबिनेट का अहम फैसला। खरीफ सीजन 2024 के लिए न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी दरों में मंजूरी। देश में अन्नदाता को जारी है सरकार की मदद। पीएम किसान के तहत किसानों को मदद का आंकड़ा 3 लाख करोड़ रुपए के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के तहत राज्य को दी 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। पीएम ने कहा, डबल इंजन सरकार स्पीड से कर रही है काम। प्रदेश में बनेंगे निवेश और नौकरियों के नए अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के आगालेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का संयुक्त रूप से किया शुभारंभ। नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेटी का भी किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस को बताया पड़ोसी प्रथम नीति का महत्वपूर्ण साझेदार। वहीं मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने भारत का जताया आभार। टीएमसी नेता और संदेश खाली कांड का मुख्य आरोपी शेख शाहजहां गिरफ्तार। स्थानीय महिलाओं ने मनाया जश्न। टीएमसी ने शेख शाहजहां को 6 साल के लिए पार्टी से किया निलंबित। बीजेपी ने उठाया सवाल, पूछा शाहजहां को ममता सरकार क्यों नहीं सौंप रही है ईडी को। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को मिला जीवन दान, फिर भी नहीं टला सियासी संकट। कांग्रेस के 6 सदस्यों की सदस्यता रद्द। नाराज विधायकों को मनाने में जुटे कांग्रेसी पर्यवेक्षक। बीजेपी ने भी विधायकों को शिमला में रुकने को कहा। राष्ट्र के नाम संबोधन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो और अमेरिका को दी बड़ी चेतावनी। कहा, अगर यूक्रेन की धरती पर उतरी सेना तो परमाणु युद्ध में बदल सकता है संघर्ष। पश्चिमी देशों पर आंतरिक मामले में हस्तक्षेप का लगाया आरोप। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय मंदी की आहट से परेशान है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था ने वो कर दिखाया है जिसका अनुमान भी कोई अर्थशास्त्री नहीं लगा रहा था। मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी 8.4% रही, जो सबसे ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण क्षेत्र में तेजी इन आंकड़ों की बड़ी वजह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन आंकड़ों के आने के बाद खुशी जाहिर की है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश के लिए बड़ी खबर आई है। मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर के बीच देश की अर्थव्यवस्था 8.4% की रफ्तार से दौड़ी है। पूर्वानुमानों से भी काफी आगे निकलते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था ने ये कारनामा तब करके दिखाया है जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी से परेशान हैं। तीसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़ों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था ऐसे ही नहीं बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती रफ्तार पर खुशी जाहिर की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, 2023-24 की तीसरी तिमाही में 8.4% की मजबूत जीडीपी वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत और इसकी क्षमता को दर्शाती है। हमारे प्रयास तेज आर्थिक विकास लाने के लिए जारी रहेंगे, जिससे 140 करोड़ भारतीयों को बेहतर जीवन जीने और एक विकसित भारत बनाने में मदद मिलेगी। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि तीसरी तिमाही की जीडीपी के आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किए गए रिफॉर्म तेज गति से जमीन पर उतरकर नतीजे दे रहे हैं।
मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि जिस तरह से देश में ढांचागत क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है, एफडीआई में तेजी आ रही है और इकोनॉमिक रिफॉर्म जारी है, उससे उम्मीद है कि देश की अर्थव्यवस्था और भी तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता रखती है। सांख्यिकी मंत्रालय के तीसरी तिमाही के आंकड़ों पर नजर डालें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जबरदस्त उछाल देखा गया है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 11.6% की तेजी देखने को मिली है। निर्माण क्षेत्र भी लगभग दोहरे अंकों में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां 9.5% की तेजी दर्ज की गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट 3.8% दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही के दौरान जीडीपी 40.35 लाख करोड़ रुपए थी, जो मौजूदा वित्त वर्ष की समान अवधि में बढ़कर 43.72 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मुताबिक रियल जीडीपी मौजूदा वित्त वर्ष में 172.90 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो 2022-23 में 160.71 लाख करोड़ रुपए रही थी। कुल मिलाकर देखें तो जहां दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती देखी जा रही है, तो वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया भर की चुनौतियों के बाद भी सबसे तेज गति से बढ़ती इकोनॉमी बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की तारीफ की है। एक इंटरव्यू में बिल गेट्स ने कहा कि आज भारत की ताकत, आर्थिक विकास, नवाचार बेहद रोमांचक है। उनका कहना है कि लोकतंत्र एक जादुई व्यवस्था है और जब ये अच्छे से काम करती है तो बेहद सकारात्मक परिणाम देती है। The strength of India today, which in terms of economic growth and innovation is very exciting. That's why companies like Microsoft has 25,000 people here that do absolutely amazing work. That developed over 25 years, and so a foundation was laid of educating people, and now that's paying off. It's nice to see you've got a government where some of the political competition is I'll run the health system better than they do. No, I'll make the schools better than they do. And so, I think democracy, it's a magic system, when it works well, that it's not just my group deserves a turn, but rather, my group will grow the pie for everyone, improve the economy, improve health, improve education. And so the entire time I've been coming here, every time it's like, wow, Indian innovation is at a much higher level. And the health statistics, they're being honest about, okay, this is where we are, this is what's improved. If the foundation has some way of helping out, they're great to partner with. सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत देश के 1 करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सरकार सोलर पैनल के लिए सब्सिडी देगी तो बैंक से लोन भी उपलब्ध कराएगी। इस योजना से न सिर्फ 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली मिलेगी, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर पैसे भी कमाए जा सकेंगे। मोदी सरकार का ये फैसला पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा तो देगा ही, साथ ही लोगों की जिंदगी भी आसान बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी। 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली इस योजना का लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान कर 1 करोड़ घरों को रोशन करना है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज इसको मंजूरी मिली है। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी और ये 1 करोड़ परिवारों को ही मुफ्त बिजली के 300 यूनिट मिलने के बाद 15,000 रुपया सालाना आमदन भी होगी। यह योजना 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए प्रणालीगत लागत के 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए अतिरिक्त प्रणालीगत लागत के 40% के बराबर सीएफए प्रदान करेगी। सीएफए को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा। मौजूदा मानक कीमतों पर इसका आशय 1 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 30,000 रुपए, 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 60,000 रुपए और 3 किलोवाट या उससे अधिक वाली प्रणाली के लिए 78,000 रुपए की सब्सिडी से होगा। इस योजना में शामिल होने वाले परिवार
3 किलोवाट तक के आवासीय आरटीएस प्रणाली की स्थापना हेतु वर्तमान में लगभग 7% के गारंटी मुक्त कम ब्याज वाले ऋण का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। कमर्शियल अथवा इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी जो रूफटॉप सोलर है उसको प्रमोट करने के लिए नेशनल पोर्टल पर सिंगल विंडो क्लियरेंस का प्रावधान किया जाएगा। ये सुविधा मिलेगी और एमएसएमई जो हमारा लघु सूक्ष्म उद्योग है उसको कम ब्याज पर फाइनेंस प्रोडक्ट को बैंकों के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा। पीएम सूर्य घर योजना में कैसे अप्लाई करें? https:/pmsuryaghar.gov.in पर योजना से जुड़ी जानकारियां ले सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले अपने राज्य, बिजली और वितरण कंपनी का नाम चुनें। फिर अपना बिजली उपभोक्ता नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल डालें। स्टेप 2, अपना कंज्यूमर नंबर, मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करें। फॉर्म में बताए गए तरीकों से रूफटॉप सोलर पैनल के लिए अप्लाई करें। स्टेप 3, अप्रूवल मिलने के बाद बिजली वितरण कंपनी के साथ रजिस्टर्ड किसी भी वेंडर से प्लांट इंस्टॉल कराएं। स्टेप 4, इंस्टॉलेशन पूरा हो जाने के बाद प्लांट की डिटेल के साथ नेट मीटर के लिए अप्लाई करना होगा। स्टेप 5, पोर्टल से कमिश्निंग सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। स्टेप 6, कमिश्निंग रिपोर्ट मिलने के बाद पोर्टल के जरिए कैंसिल्ड चेक जमा करना होगा। 30 दिनों के भीतर बैंक अकाउंट में सब्सिडी मिल जाएगी। योजना के माध्यम से शामिल घर बिजली बिल बचाने के साथ साथ डिस्कॉम को अधिशेष बिजली की बिक्री के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे। यह योजना विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, स्थापना, O&M और अन्य सेवाओं में लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय कैबिनेट ने आज कई और अहम फैसले लिए जिनमें किसानों से लेकर वन्य जीवों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। देश में सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। देश में 3 नए सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का भी फैसला लिया गया है, जिसमें सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें एक अहम फैसले के तहत देश में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने का निर्णय लिया गया। पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब प्लांट गुजरात के धौलेरा में लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग के 3 प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करने का फैसला लिया है। देश में सेमीकंडक्टर फैब का अप्रूवल देश के लिए बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ है ये, और आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री जी ने, उस संकल्प की बहुत बड़ी ये सिद्धि है। इस सेमीकंडक्टर फैब में 50,000 वेफर स्टार्ट्स पर मंथ। वेफर यानी एक ये वेफर है, राइट? तो एक वेफर, ऐसे 50,000 वेफर्स पर मंथ इस फैब में बनेंगे। 3 सेमीकंडक्टर इकाइयों में कुल निवेश 1.26 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इन प्लांट्स से साल में करीब 300 करोड़ चिप बनेंगी। तीनों इकाइयों का निर्माण अगले 100 दिनों के भीतर शुरू हो जाएगा। ये पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से संबंधित एक बड़ा निर्णय है। The semiconductor fab dream is actually coming a reality in India, and I can't be happier. And today is February 29th, and this is a special day, and this has to actually become a leap for us. कैबिनेट के अन्य फैसलों के तहत केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर खरीफ सीजन 2024 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों पर NBS योजना के तहत 3 नए उर्वरक ग्रेड को शामिल करने को मंजूरी दी है। लगभग 3 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि से आज तक मदद की है। लेकिन एक मदद जो लगातार भारत सरकार करती रही वो ये भी है कि दुनिया भर में खाद यूरिया के दाम कई गुना बढ़ गए, लेकिन मोदी जी ने कहा था किसान के ऊपर खाद और यूरिया के बढ़ते जो दाम दुनिया भर के हैं उसका हिंदुस्तान के किसानों पर बोझ नहीं पड़ने देंगे, और लाखों करोड़ की सब्सिडी हमने पिछले कुछ सालों में दी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाघों और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक वैश्विक नेटवर्क इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन को मंजूरी दी है। इस संस्था का मुख्यालय भारत में होगा। इसमें वन्य जीवों से संबंधित देशों की बहु एजेंसी संस्था के रूप में IBCA की कल्पना की गई है। इसके लिए 150 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता को मंजूरी दी गई है। टाइगर संरक्षण के क्षेत्र में भारत के अनुभव और लीडरशिप का उपयोग विश्व भर में 7 बिग कैट्स टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पुमा, जैगुआर और चीता के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ये IBCA का जो निर्णय लिया गया है बिग कैट अलायंस का, इसका मुख्यालय भी भारत में ही होगा, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय यहाँ पर है। इस अलायंस में वैसे देश सदस्य होंगे जहां ये 7 बिग कैट्स पाए जाते हैं और या फिर पूर्व में ये प्रजातियां पाई जाती थी। कैबिनेट के अन्य फैसलों में एकीकृत रोग नियंत्रित और महामारी की तैयारी के लिए राष्ट्रीय वन स्वास्थ्य मिशन का नेतृत्व करने के लिए वैज्ञानिक H स्तर पर राष्ट्रीय वन स्वास्थ्य संस्थान नागपुर के निदेशक के पद के सृजन को मंजूरी दी है। साथ ही 12 महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में रॉयल्टी की दर तय करने के लिए खान और खनिज अधिनियम 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन को भी मंजूरी दे दी गई। ऋषि कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की मीटिंग में 3 सेमीकंडक्टर संयंत्र के प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। इनमें से 2 गुजरात में और 1 असम में लगाए जाएंगे। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, 3 ये सेमीकंडक्टर जो प्लांट की बात की जा रही है, एक तरह से भारत के लिए नहीं, पूरा विश्व भारत को देख रहा है इस सेमीकंडक्टर एरिया में, जब कुछ सालों पहले तक ये भारत इसमें बहुत पीछे था। मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना स्पष्ट तरीके से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप कराने के लिए, जीरो से डेवलप कराने के लिए जो प्रयास किए, उन प्रयासों के कारण आज पहली कॉमर्शियल फैब का अप्रूवल हुआ कैबिनेट में। और इस फैब में ये वेफर है जी। आप इस वेफर को देखेंगे, बहुत ही बारीक इसमें काम होता है। नाखून की नोक से भी 1 लाख गुना बारीक इसके ऊपर चिप बनती है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपको जानना चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या है, तो ये है सेमीकंडक्टर। ये सारे जितने भी आज की डेट में जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी बिजनेस है, इंडस्ट्रीज है, उसका बेस ये है। Isn't it, sir? बिल्कुल, ये फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। आप अपने घर में अगर देखें, फ्रिज, लाइट, टीवी, AC, स्कूटी, बाइक, कार या घर से बाहर निकले ट्रेन, एरोप्लेन, सब में सेमीकंडक्टर लगते हैं। मतलब जो भी चीज ऑन होती है, ऑफ होती है, चाहे आपका माइक हो, कैमरा हो, टीवी हो, लाइट हो, हर उस चीज में सेमीकंडक्टर लगता है जी। और 3 सर ऐसी जगहों पे खासतौर से असम, नॉर्थ ईस्ट को कितना बड़ा बल मिलेगा, आप स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्री लेके जा रहे हो आप। मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए, जिसके सकारात्मक रिजल्ट आए। आज हाईवे कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, हर तरह से नॉर्थ ईस्ट पे फोकस है। प्रधानमंत्री जी स्वयं 50 बार से अधिक तो नॉर्थ ईस्ट विजिट कर चुके हैं, तो उनका बहुत बड़ा फोकस है। और आज के इस हाईटेक, देखिए नॉर्थ ईस्ट में हाईटेक के बारे में जनरली कोई नहीं सोचता था, लेकिन मोदी जी सोच बदल आगे की सोचते हैं, सोच बदल देते हैं। तो आज जो नॉर्थ ईस्ट का अप्रूवल हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में बना, आसाम में बनी चिप अमेरिका, यूरोप, बड़े बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स, बड़े टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर्स, बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, उनके प्रोडक्ट्स में लगेगी, देश में भी विदेश में भी। सर 1.26 लाख करोड़ बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है, एक तरह से देश को सेमीकंडक्टर में आगे लेके जाने का। आपको लग रहा है कि ये एक तरह से नींव रखी जा चुकी है और अब 100 दिन का आप लोगों को डेडलाइन भी दे दिया गया है? मोदी जी हमेशा बड़ा सोचते हैं और बहुत टाइट मॉनिटरिंग होती है, बहुत स्ट्रांग एग्जीक्यूशन फोकस होता है। प्रधानमंत्री जी का ये है मार्गदर्शन की 100 दिन के अंदर अंदर फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना चाहिए, जैसे माइक्रॉन का हुआ था। 90 दिन के अंदर वो हुआ था, ये 100 दिन यहाँ भी वो भी 100 दिन का ही टारगेट था, यहाँ पर भी 100 दिन का टारगेट है, तो चालू करेंगे। अच्छा, बहुत से बाहर की कंपनीज के साथ आप लोग का हो रहा है, जापान की कंपनी के साथ जो है वो भी एक बहुत ही कटिंग एज उस पे है, थोड़ा सा बताएं तो डिफेंस वगैरह पे ज्यादा एक उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हाँ, रेनेसा जापान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कई देशों में उसका काम है
बहुत कटिंग एज और बहुत नीश प्रोडक्ट्स हैं जो डिफेंस में, स्पेस में, और बहुत कॉम्प्लेक्स जो चिप्स होती हैं व्हीकल के कंट्रोल में, इस तरह की चिप्स को वो बनाते हैं। इंडस्ट्रियल कंट्रोल में बड़ी एक फैक्ट्री है, बड़ी फैक्ट्री का जो माइक्रो कंट्रोलर है, इस तरह की चीज़ें जो होती है वो रेनेसा बनाती है। उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी। सीजी पावर के साथ उनका टाइप हुआ है और अच्छा प्लांट बनेगा और देश में विदेश में सब जगह इसका उपयोग होगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले कुछ दिनों में? इन चारों प्लांट की मिला के 8 करोड़ चिप पर डे की कैपेसिटी है, अच्छी कैपेसिटी है। और प्रधानमंत्री जी ने 20 साल का रोड मैप तैयार करने का टारगेट दिया है कि 20 साल तक इस इंडस्ट्री को ग्रो कराते जाना है, जिससे भारत एक बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो बताए थे कि भारत अब बनने जा रहा है हब सेमीकंडक्टर का। तो देखते रहिए, बहुत जल्दी भारत इसमें अग्रणी भूमिका निभाने वाला है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश को विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के साथ साथ अनेक पूरी हो चुकी परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं में सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, जलापूर्ति, कोयला, उद्योग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल रहीं। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार स्पीड से काम कर रही है और जन जन के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं प्रदेश के लोगों के जीवन को आसान बनाएंगी, यहां निवेश और नौकरियों के नए अवसर बनेंगे। भाजपा की डबल इंजन सरकार ऐसे ही डबल स्पीड से विकास कर रही है। ये परियोजनाएं एमपी के लोगों का जीवन आसान बनाएगी, यहां निवेश और नौकरियों के नए अवसर बनाएगी। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉरिशस में अपने समकक्ष प्रविंद जुगनाथ के साथ अगालेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ साथ नई हवाई पट्टी और जेम्स जेटी का भी उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस को पड़ोसी प्रथम नीति का एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने इन परियोजनाओं के लिए भारत का आभार जताया। गुरुवार को भारत और मॉरिशस के बीच ऐतिहासिक साझेदारी का गवाह बना हिंद महासागर में स्थित अगालेगा द्वीप, जहां 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। वहीं समुद्री सुरक्षा के लिहाज से अहम मानी जा रही नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का भी उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस को भारत की सागर नीति के साथ साथ समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से अहम साझेदार देश बताया। इंडियन ओशन रीजन में अनेक पारंपरिक और गैर पारंपरिक चुनौतियां उभर रही है। ये सभी चुनौतियां हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। इनसे निपटने के लिए भारत और मॉरिशस मैरीटाइम सिक्योरिटी के क्षेत्र में स्वाभाविक साझेदार है। इंडियन ओशन रीजन में सुरक्षा, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हम सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। भारत ने मॉरिशस में इंफ्रा विकास के लिए बीते 10 साल में $1000 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है। वहीं $400 मिलियन की सहायता राशि प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के सहयोग और कुशल नेतृत्व की प्रशंसा की। वहीं मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने भारत की सराहना की और भारत की चर्चित जन औषधि केंद्र की शुरुआत मॉरिशस में भी करने की बात कही। Mauritius became the first country to adopt the Jan Aushadhi scheme. This scheme will allow our country to source some 250 high-quality medicines from the Pharmaceutical and Medical Devices Bureau of India. It will ensure access to quality medicines from India
for our population, especially the vulnerable. And the launching of this scheme in Mauritius will benefit our people at large and will impart further momentum to India's partnership with Mauritius. गौरतलब है कि मार्च 2015 में अगालेगा द्वीप में समुद्र और हवाई परिवहन सुविधाओं के सुधार के लिए भारत और मॉरिशस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने एक नया पड़ाव पार कर लिया है। प्रधानमंत्री द्वारा महाराष्ट्र के यवतमाल में पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त जारी करने के साथ ही अब तक इस योजना से 11 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया जा चुका है। इनमें से 1.75 लाख करोड़ रुपए तो किसानों को केवल कोविड काल के दौरान ही हस्तांतरित किया गया, जब उन्हें प्रत्यक्ष नकद की सबसे अधिक आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों के साथ हर वर्ष 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है। आधुनिक डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से ये लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। हाल ही में 2.60 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सैचुरेशन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा आउटरीच अभियान के दौरान 90 लाख नए किसानों को पीएम किसान योजना में जोड़ा गया। योजना के 4 लाभार्थियों में से कम एक महिला किसान हैं। इस योजना के तहत 85% से अधिक लाभार्थी छोटे और सीमांत किसान हैं। गुरुवार को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, असम, हरियाणा सहित कई राज्यों में लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। बैठक में तय हुआ कि लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित उत्कल विश्वविद्यालय के 53वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा को ह्यूमैनिटीज एंड साइंस सोशल साइंस में डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 10 साल में एक मजबूत आधार तैयार हुआ है। भारत को विकसित बनाने के लिए बाई 2047 टू मेक इट ए डेवलप्ड कंट्री, तो उसके लिए बहुत कुछ एफर्ट्स किया जा रहा है। लास्ट 10 इयर्स में जो रिफॉर्म हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये एक बहुत बड़ा फाउंडेशन, इट हैज़ लेड ए वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू इंडिया बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। तो उसमें यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट सभी का रोल है, सब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज भी है। करीब 2 महीने के बाद संदेशखाली के गुनाहगार शाहजहां शेख की आखिरकार गिरफ्तारी हो गई। उसे टीएमसी से भी निलंबित कर दिया गया है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जिस अंदाज में शाहजहां शेख अदालत पहुंचा, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गंभीरता पर सवाल खड़े होने लगे। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद संदेशखाली में पीड़ित महिलाओं ने जश्न मनाया। भाजपा ने इसे दिखावे की गिरफ्तारी और कार्रवाई बताया है। कोर्ट का हंटर, शेख शाहजहां का सरेंडर, आखिर गिरफ्तार हो गया संदेशखाली का आरोपी। संदेशखाली की महिलाओं की खुशी देखते ही बन रही है। हो भी क्यों ना, आखिरकार इतने लंबे समय के संघर्ष के बाद पश्चिम बंगाल के संदेशखाली का आरोपी टीएमसी का ताकतवर नेता शेख शाहजहां गिरफ्तार हो गया। संदेशखाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को बशीर हाट कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। शेख को बंगाल पुलिस ने बुधवार देर रात नॉर्थ 24 परगना के मीना खान इलाके से उसे गिरफ्तार किया था।
हालांकि शेख को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं था। पिछले 2 महीने से संदेश खाली में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बावजूद ममता सरकार चुप्पी साधे रही, लेकिन जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने दखल दिया तब जाकर प्रदेश सरकार हरकत में आई। अपनी किरकिरी होते देख ममता सरकार ने शेख शाहजहां को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। The All India Trinamool Congress have decided to suspend Sheikh Shah Jahan from the party for 6 years. महिलाओं का यौन शोषण, ईडी पर हमला, राशन घोटाला, जमीन पर कब्जा, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप शेख शाहजहां पर हैं, लेकिन गिरफ्तारी हुई ईडी पर हमले के मामले में। Sections will find from court, but Sheikh Shah Jahan, one of the principal accused in a case which happened on 5th January 2024, where ED officers were assaulted during the course of a raid they were conducting in Najat police area. We have arrested Sheikh Shah Jahan. हालांकि बीजेपी शेख की गिरफ्तारी को गिरफ्तारी नहीं बल्कि 5 स्टार कस्टडी करार दे रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि जब तक केंद्रीय एजेंसियां उसे हिरासत में नहीं लेंगी तब तक संदेश खाली की पीड़ित जनता को न्याय नहीं मिलेगा। ये अरेस्ट नहीं है, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। जितना टाइम तक सेंट्रल एजेंसी इसको हिरासत में नहीं लेगा उतना टाइम तक वहाँ का पीड़ित जनता को न्याय नहीं मिलेगा। वहीं गिरफ्तारी के बाद शेख शाहजहां की बॉडी लैंग्वेज को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने पूछा कि शेख शाहजहां गिरफ्तारी के समय जिस निडरता से चल रहा था, क्या किसी जघन्य अपराध का आरोपी इस तरह चलने की हिम्मत करेगा? बीजेपी ने पूछा कि अगर उन्हें ईडी से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया है तो बंगाल सरकार उन्हें ईडी को क्यों नहीं सौंप देती? उन्होंने जो ईडी के विषय के ऊपर गिरफ्तारी की रोक हटने के बाद गिरफ्तार किया, तो मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूं कि यदि आपने ईडी के विषय पे गिरफ्तार किया है तो पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें ईडी को क्यों नहीं सौंप दे रही? बता दें कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद शेख शाहजहां के वकील जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने कहा उसे गिरफ्तार ही रहने दो, अगले 10 साल तक ये आदमी आपको बहुत व्यस्त रखेगा। उसके खिलाफ 42 केस दर्ज हैं, वो फरार भी था। जो कुछ भी आपको चाहिए आप सोमवार को आइए, हमारे पास उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। ममता सरकार ने संदेश खाली जांच की कमान सीआईडी को सौंपी है, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी इस केस को सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी 10 मार्च को राजबाड़ी में एक जनसभा करने वाली है, जहां मिनाखा और संदेश खाली के हजारों लोग आएंगे। ममता की पुलिस और ममता की सीआईडी और ममता की शाहजहां, उसका फर्क क्या है बोलिए ना, पहले उसका बात मैं उत्तर दूं। ममता छोड़ो और बंगाल बचाओ, सीबीआई लाओ, संदेश खाली को जस्टिस न्याय दिलाओ। They want CBI, we want CBI, we want CBI, संदेश खाली want CBI। शेख शाहजहां भले ही पुलिस कस्टडी में है, स्थानीय लोगों में खुशी है, लेकिन अभी भी संदेश खाली की महिलाओं को न्याय का इंतजार है। प्रसन्नजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में जंगल राज होने की बात कही है। मुंबई में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को पक्के मकान दिए जा रहे हैं, उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। वहां की जनता को न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल का जंगल राज देश ने देखा है और संदेश के लिए कहा, संदेश देश की गली गली में गया है कि ममता जी के राज में जंगल राज कैसे है और कैसे महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, दुराचार होता है और उनको अपने लिए न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, पुलिस की लाठियां खानी पड़ती हैं, उनको कुचला जाता है, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं होती है। न्यायालय में गुहार लगाने जाते हैं तो वहां पर भी सरकार एक तरह से उनके साथ दिखती है जो महिलाओं के प्रति अत्याचार करते हैं और कानून की गिरफ्त से दूर रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को झारखंड की यात्रा में सिंदरी और धनबाद पहुंचेंगे। सिंदरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान उर्वरक रसायन कारखाना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री धनबाद में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही रेलवे और एनटीपीसी से जुड़ी कई परियोजनाओं की आधारशिला और पूरी हो चुकी परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी झारखंड यात्रा में देश की सबसे पुरानी उर्वरक नगरी सिंदरी में 8,939 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित नए उर्वरक कारखाने का लोकार्पण करेंगे। सिंदरी का देश का सबसे पहला उर्वरक कारखाना 2 मार्च 1951 को शुरू हुआ था, लेकिन तकनीक पुरानी पड़ जाने और लगातार नुकसान की वजह से ये कारखाना 31 दिसंबर 2002 को घाटे के कारण बंद कर दिया गया था। पीएम ने 25 मई 2018 को इस कारखाने के जीर्णोद्धार की घोषणा की थी। श्रृंखला में आपका सिंदरी प्लांट तैयार हुआ है और जो 12.7 लाख टन मैट्रिक टन जो है यूरिया बनाएगी, और ये जो पूर्वी भारत में झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जितने सारे पूर्वी भारत में जो है किसान भाइयों हैं, उनके लिए यूरिया बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। सिंदरी उर्वरक कारखाने में 15 अप्रैल 2023 से व्यावसायिक उत्पादन की शुरुआत हो चुकी है। संयंत्र से रोजाना 2,250 मीट्रिक टन अमोनिया और 3,850 टन यूरिया के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यहाँ से उत्पादित होने वाला यूरिया नीम कोटेड होगा। कृषि के लिए इसे आदर्श उर्वरक माना जाता है। आने वाले वर्ष में इस संयंत्र से सालाना 12 लाख मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन का लक्ष्य है। अभी चारों प्लांट चल चुका है, सिर्फ तालचेर का काम चालू है, वो भी चल जाएगा और देश 2025 दिसंबर तक आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री देवघर से गोड्डा को जोड़ने वाली मोहनपुर हसदेहा नई रेल लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। रेलवे के अनुसार 753.48 करोड़ रुपए की लागत से मोहनपुर हसदिया रेल लाइन का निर्माण हुआ है। इसकी लंबाई 38.110 किलोमीटर है। इस नई रेल लाइन पर पहली बार चलने वाली देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी भी दिखाएंगे। फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना है, इसलिए फायर अफेक्टेड जोन की जितनी भी रेलवे लाइन है उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव लाइन भी बनाई जा रही है, जो कि 28 किलोमीटर की है। वो करीब 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री धनबाद में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। आम सभा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। बैनर और पोस्टर से धनबाद शहर मोदीमय हो गया है। पहले भी प्रधानमंत्री जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, लेकिन उससे बड़ी सभा हो, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। व्यापक प्रचार प्रसार, लोगों से को निमंत्रण देने का काम हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। झारखंड की इस यात्रा में प्रधानमंत्री 15 से भी अधिक योजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। खासकर सिंदरी शहर एक बार फिर से औद्योगिक शहर के रूप में विकसित हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां दिन ब दिन तेज होती जा रही हैं। राजनीतिक दल अपनी रणनीति को धार देने में लगे हैं, तो नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला भी जारी है। आज भी कई बड़े विपक्षी नेताओं ने भाजपा का दामन थामा, तो वहीं नॉर्थ ईस्ट में नाराज कांग्रेस नेताओं की नाराजगी संगठन पर भारी पड़ रही है। चुनाव की आहट के बीच चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों का जायजा लेने के लिए यूपी पहुंचा है। लोकसभा चुनाव से पहले सभी दल अपनी अपनी रणनीति को धार देने में जुटे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में बीआरएस नेता और नगर कुरनूल के सांसद पोथुंगति रामुलु भाजपा में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को दक्षिण भारत में मतदाताओं का अभूतपूर्व समर्थन मिलेगा। It is very clear that in the south of India as well, this time in elections 2024, the BJP will be supported in a significant manner by the voters of South India. And I think this is a very, very important joining, and there will be many more joinings like this. उधर छत्तीसगढ़ भाजपा के अध्यक्ष किरण सिंह देव ने दावा किया है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटें भाजपा ही जीतेगी। डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश, हमारे यहाँ 11 लोकसभा की सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि 11 की 11 लोकसभा सीट जीतकर और 11 कमल के पुष्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम भेंट करेंगे।
कांग्रेस पार्टी नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक संकट में घिरी नजर आ रही है। असम कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ और प्रमुख नेताओं में से एक राणा गोस्वामी ने बुधवार को पार्टी को अलविदा कह दिया। इस बीच असम विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर नोबल मोबिन ने कांग्रेस पर करारा सियासी वार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त हैं, लेकिन राज्यों की सबसे पुरानी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस तोड़ो यात्रा शुरू कर दी है। After Rahul Gandhi's Bharat Joro Yatra, one thing it was very prominent that he made Bharat Joro Yatra, but instead he started Congress Toro Yatra. So all Congress leaders started leaving Congress. So in Assam also so many Congress leaders, they came to BJP, and many more Congress leaders will come to BJP, and this is classical example of Congress Toro because it was a dream of Mahatma Gandhi ji. AIMIM ने यूपी की 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने आजमगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ जैसी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग अपने 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ ही निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय उत्तर प्रदेश में अब तक हुई लोकसभा चुनाव तैयारियों की गहन समीक्षा करेंगे। चुनाव आयोग की टीम ने योजना भवन में आयोजित एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। लखनऊ दौरे पर चुनाव आयोग की टीम प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके चुनाव तैयारियों पर उनके सुझाव और शिकायतें लेगी। ब्यूरो इनपुट्स के साथ शैलेंद्र मिश्र और विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने राज्यपाल को कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन के समर्थकों के कथित पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के बारे में अवगत कराया। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से कर्नाटक सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि कतर से 7 भारतीय पूर्व नौसैनिक लौट आए हैं, जबकि 8वें भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए कुछ औपचारिकताएं बची हैं और इसके पूरा होने के बाद ही उनका आना संभव हो सकेगा। Indian nationals who were involved in the Al Dhara global case, they have been released. 7 of them have returned to India. The 8th Indian national has certain requirements to fulfill. He will return as and when those are completed. So that is where we are on the 8th national. रूस में फंसे भारतीयों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें पता है कि करीब 20 लोग फंसे हुए हैं। हम उनके शीघ्र डिस्चार्ज के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमने लोगों से यह भी कहा कि वे युद्ध क्षेत्र में न जाएं, न ही ऐसी स्थिति में फंसे जो कठिन हो। हम यहाँ नई दिल्ली और मॉस्को दोनों जगह पर रूसी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। We have an understanding something like 20 odd people are stuck. We are trying our level best for their early discharge. We have issued 2 statements which you saw. We've also told people not to venture in the war zone or get caught into situations which are difficult. So that is where it is. We are trying our best, and we are in regular touch with Russian authorities, both here in New Delhi and also in Moscow. And we are trying to do our best. We are deeply committed for the welfare of all our Indians. केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राजधानी दिल्ली में खनिज ब्लॉकों की नीलामी के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय स्टार्टअप को वित्तीय अनुदान के पत्र भी सौंपे गए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ई नीलामी देश के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से भी बेहद अहम है। Coming fortnight, around 5 states, for the first time in India, exploration license regime will start. There will be auction for this also. And these are the achievements which have been done in such a high speed manner. And the scale is also scale is 30 lakh crore, and speed is within 1 year we have started the second tranche, amending, notifying everything. Royalty fixation
All such things have been done and second tranche has been launched. जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए शहरों और राज्यों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने पहले पेयजल सर्वेक्षण पुरस्कारों की घोषणा की है। आगामी 5 मार्च को राष्ट्रपति ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की खास रिपोर्ट। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने आगामी 5 मार्च को विज्ञान भवन में प्रदान किए जाने वाले पहले पेयजल सर्वेक्षण पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी, जहां शहरों और राज्यों को जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया जाएगा। शहरों और राज्यों की उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए 130 पुरस्कारों को प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार प्रतिष्ठित पेयजल स्वर्ण, रजत और कांस्य सिटी पुरस्कारों से लेकर विभिन्न श्रेणियों में होंगे। इनमें जनसंख्या श्रेणियां यानी 1 से 10 लाख, 10 से 40 लाख और 40 लाख से ज्यादा में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों के हिसाब से पुरस्कार रखे गए हैं। पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ जल निकाय, स्थिरता चैंपियन, पुनः उपयोग चैंपियन, जल गुणवत्ता, नगर संतृप्ति और वर्ष की प्रतिष्ठित अमृत 2.0 रोटेटिंग ट्रॉफी शामिल हैं। 485 शहरों में 2.0 के अंतर्गत किए गए आकलन में विभिन्न मापदंडों को शामिल किया गया, जिनमें पहुंच, कवरेज, जल शोधन संयंत्रों और घरों में पानी की गुणवत्ता और जल निकायों की स्थिति संबंधित स्थिरता, फ्लो मीटर की उपलब्धता और जल शोधित उपयोग किए गए पानी का पुनः उपयोग शामिल है। 1 साल से हम लोग ये पेयजल सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसमें जो देश के 1 लाख से ऊपर की आबादी के अमृत शहर हैं, 485 अमृत शहर हैं, उस सब में एक सर्वे किया गया था। 5,21,000 लोगों से सवाल पूछे थे और 830 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स विजिट किए थे। और अब ये जो अवार्ड सेरेमनी है, इसमें राष्ट्रपति जी उस पर अवार्ड दे रही हैं। तो 9 शहरों को तो हम लोग शहरों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। 10 लाख तक की आबादी वाले, 10 से 40 लाख तक की आबादी वाले और उससे बड़े शहर। शहरों को स्टार रेटिंग पैमाने पर 5 स्टार से लेकर 9 स्टार तक वर्गीकृत किया जाएगा, जो इन महत्वपूर्ण मानदंडों में उनके प्रदर्शन को समाहित करेगा। यह मंच उन लोगों को सम्मानित करने के लिए तैयार है जो अपने समुदायों के लिए स्वच्छ और टिकाऊ जल संसाधन सुनिश्चित करने में सफल रहे हैं। 1500 से ज्यादा पुरस्कार विजेताओं और प्रतिभागियों की मेजबानी करने के लिए तैयार यह भव्य कार्यक्रम न केवल उत्कृष्टता का जश्न मनाएगा, बल्कि यह अमृत मित्र पहल के शुभारंभ का भी प्रतीक होगा, जिसमें पूरे देश से विभिन्न स्थानों से महिला SHG लाइव जुड़ेंगी। गौरतलब है कि 7 से 9 नवंबर 2023 तक अमृत 2.0 के अंतर्गत चलाए गए महिलाओं के लिए पानी, पानी महिलाओं के लिए अभियान से जन्मे अमृत मित्र का लक्ष्य शहरी जल क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से शामिल करना है और जिसमें महिलाओं को प्रमुख योगदानकर्ता और घरेलू जल प्रबंधन में उनकी भूमिका पर जोर देते हुए नामित किया गया है। इस पेयजल सर्वेक्षण ने सटीक और पारदर्शी आंकड़े एकत्रित किए। 5 लाख घरेलू प्रतिक्रियाओं और 1000 से भी अधिक जगहों में अपने आकलन के साथ इसने एक व्यापक आकलन को प्राथमिकता दी, जिसमें 24,000 से भी ज्यादा जल के नमूनों का परीक्षण भी शामिल है। आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पहली बार पेयजल सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आगामी 5 मार्च को आयोजित होने वाले इस पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। कैमरामैन प्रमोद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में आयोजित पोषण उत्सव में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और बिल गेट्स ने पोषण उत्सव के नाम से एक कॉफी टेबल बुक को भी लॉन्च किया। बच्चों को उनके पसंदीदा कार्टून चरित्रों के माध्यम से पोषण के प्रति जागरूक करने का यह अभियान सुपोषण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। 11 भाषाओं में 14 लाख कॉमिक बुक को सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में पहुंचाया जाएगा, जिससे कि पोषण को जन आंदोलन बनाया जा सके। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पहले रजिस्टर लेकर घर घर जाती थी, लेकिन आज वो पोषण ट्रैकर के जरिए तकनीकी रूप से सारा काम कर रही हैं।
Nobody ever imagined that the Anganwadi Didi who would take one register from one house to another would be digitally equipped enough to then not only put in data into the device, but also compute that data and then informing herself better to engage with the beneficiary to a productive end. For instance, handheld devices now are available to 1.2 million Anganwadis across the country. इस मौके पर बिल गेट्स ने पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। Poshan Utsav is a great example of incorporating local context and cultural practices to promote nutritional foods across India's diverse communities. Minister, your efforts to improve nutrition outcomes, expand childcare, and provide opportunities for women's economic empowerment are driving progress for India's women and girls. कार्यक्रम में आई आंगनवाड़ी वर्कर ने कहा कि कॉमिक बुक के जरिए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण के बारे में वे बेहतर जानकारी दे सकेंगे। मोदी जी ने ये जो हमें बुक दी है सही पोषण देश रोशन, ये बुक हमें डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को करवा सकते हैं और वो हम अपनी आंगनवाड़ी में बच्चों को करवा रहे हैं। इससे बच्चों हम पता चलेगा, नॉलेज होगी कि बच्चों किस तरह से करें, क्या नहीं करें, वो सब चीज़ें हैं और उनको सुनकर अच्छा लगा। आंगनवाड़ी में हमारे 0 से 6 ईयर्स तक बच्चे आते हैं, हम उनके थ्रू उनको वहाँ बिठाकर पोषण का बताएंगे और उनको मदर्स को अवेयर करेंगे, फादर्स को अवेयर करेंगे, उनकी फैमिली को अवेयर करके हम ये पोषण का उन तक पहुँचा सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए हम उनको बताएंगे कि उनको छोटे से ही नर्सिंग मदर को और प्रेग्नेंट लेडी को ही हम बताएंगे ताकि उनको शुरू से ही पोषण मिले बच्चे को। और आंगनवाड़ी वर्कर का काम ही यही है कि प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर्स के अवेयरनेस फैलाए ताकि उनको सही पोषण मिले। पोषण भी पढ़ाई भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहा है अभी तक। पोषण भी पढ़ाई भी के दौरान जो हमारे लिए बुक आई हैं बच्चों के लिए, उसके थ्रू हमने बच्चों की प्रोग्रेस बहुत अच्छे से हम देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। एक्टिविटी के द्वारा हम बच्चों को अच्छे से करवा पाते हैं। हम मतलब अपनी आंगनवाड़ी में हम बहुत उन्नति की तरफ जा रहे हैं और भी अपनी पूरा एफर्ट लगाएंगे सर कि बच्चों को हम और खेल पिटारे मिले हैं, उसमें तरह तरह के टॉयज़ हैं जिससे हम आकृतियों की पहचान कराते हैं, कलर की पहचान कराते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि फलों का ज्ञान हो गया। तो हम कार्टून कैरेक्टर्स के द्वारा जैसे अभी हमने यहाँ पे प्रेजेंट करा, हम आंगनवाड़ी में भी अपने बच्चों को खुद से हम प्ले करके और हम उनको अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं। सांसद खेल स्पर्धा के तहत मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय शहरी एवं आवासन कार्य में मंत्रालय में राज्य मंत्री कौशल किशोर द्वारा लोकसभा स्तर पर साड़ी युक्त मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित इस दौड़ को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ के उपरांत विजेताओं और प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने डीडी न्यूज़ से खास बातचीत में कहा कि दौड़ का मकसद महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि जब लोग स्वस्थ रहेंगे तो देश तरक्की करेगा। सांसद खेल स्पर्धा के तहत साड़ी पहनकर महिलाओं की ये दौड़ है जो 5 किलोमीटर की दौड़ है। ये आयोजन पूरे देश को विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और नशा मुक्त भारत बनाने के लिए, स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। और आने वाले समय में जो आज की ये दौड़ है, ये दौड़ पूरे देश में एक नया संदेश देने का काम करेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि घरों में जो गृहस्थ आश्रम से जुड़ी महिलाएं हैं, घरों में जो चूल्हा चौका करती हैं, वो भी निकल करके आ रही हैं और इस खेल स्पर्धा में भाग लेने का काम कर रही हैं। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में आयोजित सांसद खेल स्पर्धा में हिस्सा लेने आने वाली महिलाओं ने कहा कि इस तरह के आयोजन से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है। महिलाओं को घर से बाहर निकलकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इस प्रतियोगिता में मैं भी भाग ली पहली बार, और इसमें ये नहीं कि लड़कियां केवल एक घर में 4 दीवारियों के अंदर साड़ी पहन के ही रह सकती, ऐसा नहीं है।
माननीय मंत्री जी लड़कियों के उत्साहवर्धन के लिए औरतों को साड़ी पहना के दौड़ कराने के उन्होंने संकल्प लिया था सांसद खेल स्पर्धा के माध्यम से, जिसमें लड़कियां महिलाएं सब अपने अपने हुनर को दिखाना चाहती हैं। आज ये साड़ी युक्त जो ये प्रतिस्पर्धा चल रही है, ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, क्योंकि महिलाओं को बिल्कुल कमज़ोर समझा जाता है और पुरुषों से कंधा मिलाकर चलने के लिए इससे हम लोग बहुत प्रेरित होते हैं। हम लोग यहाँ पे उत्साह से आए हैं कि साड़ी पहन के कैसे दौड़ा जाता है, ये हम लोग भी देखना चाहते हैं और भी महिलाएं साड़ी पहनकर आई हैं बड़ी उत्सुकता से। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।